प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण शुरू कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि दूध से दही का बनना या दूध का फटना, आर्द्र वायु में, आर्द्र का मतलब होता है नमीयुक्त हवा, यानी नमीयुक्त हवा में लोहे के सामान को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उस पर लाल भूरे रंग का एक परत जम जाता है, जिसे जंग कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब लोहा के सामान को जब हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। इसी प्रकार से चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, ये तमाम ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान को खो देते हैं। मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होती है। ठीक है, यानी ये जो मूल पदार्थ है अपने गुण एवं पहचान को क्यों खो दिया? क्योंकि इस मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। यानी मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रियाएं के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी यहां पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ कि जब दो या अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन यानी H2 अणु का निर्माण करता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन अणु का निर्माण करता है। या कोई पदार्थ जैसे तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ जब संयोग करता है तब उन पदार्थों के अणु जो हैं परमाणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ये जो है हीट का सिंबल है, यानी गर्म करते हैं, तो तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर एक यौगिक को जब गर्म किया गया तो ये दो पदार्थों में टूट गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करते हैं तो भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से हम सभी
रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य प्रकाश में रखा जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तब दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां पर दो पदार्थ मिलकर के इसी प्रकार से जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत हो जाती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जब कोई पदार्थ अकेले, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अकेले है, या किसी अन्य पदार्थ से, तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर के एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। इसका इंग्लिश होता है रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। इसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। अभिक्रिया के
फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणु को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो तभी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इसमें जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ वो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसीलिए इसको बोलेंगे अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसको हम लोग कहेंगे प्रतिफल। इस प्रकार से जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए इसको बोलेंगे अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, इसको हम प्रतिफल कहते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जैसे कोई दो पदार्थ या उससे ज़्यादा भी या अकेला भी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो जैसे A+B मिल करके बनाया C+D, तो यहाँ पर A और B जो है अभिकारक है और C और D जो है ये प्रतिफल है, या इसी को उत्पाद भी कहते हैं। इसी प्रकार से अब इसके बाद हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, अर्थात कहने का मतलब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला है गैस की उत्पत्ति, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस भी बनते हैं। जैसे कहने का मतलब दानेदार जस्ता को, ध्यान से सुनिएगा, दानेदार जस्ता को जब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन में डाला जाता है तब अभिक्रिया तो होती ही है, यानी जिंक क्लोराइड का निर्माण होती है और इसके साथ साथ एक गैस बनती है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, अभिक्रियाएं हैं जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण हुआ, यह है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि जब इसके पास जलते हुए संठी को या जलते हुए मोमबत्ती को ले जाया जाता है तब ये पॉप साउंड यानी पॉप ध्वनि का मतलब हुआ, इसको अपने भाषा में समझ सकते हैं। पॉप साउंड का मतलब फटफट की आवाज। फटफट की आवाज के साथ जलता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता है कि गैस की उत्पत्ति, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का भी निर्माण होता है।
अब सभी केस में जरूरी नहीं है, मतलब कि एक क्वालिटी है, विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी बन सकता है। दूसरा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप, प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। यहां पर एक बात समझना है कि ये अवक्षेप क्या होता है। ठीक है, यह एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी विलयन से अलग हो जाता है। ठीक है, यह एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी विलयन से अलग होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन यानी नमक का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, यानी ये भी विलयन है, यानी नमक का विलयन है सोडियम क्लोराइड, और ये है सिल्वर नाइट्रेट। दोनों विलयन है अर्थात जलीय रूप में है, दोनों है जलीय रूप में। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये इस विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहेंगे अवक्षेप। ठीक है, तो अवक्षेप कहने का मतलब प्रेसिपिटेट, यानी एक प्रकार का ठोस पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी विलयन से अलग होती है। और अवक्षेप का पहचान है कि इसको तीर देकर के नीचे की तरफ हेड देना है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब ऊपर के डायरेक्शन में रहता है तो तब ये बताता है गैस की उत्पत्ति को, नीचे के डायरेक्शन में रहता है तो ये बताता है अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ की उपस्थिति को। यानी इसका मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ है, और जब ऊपर की तरफ तीर रहता है तो इसका मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद तीसरी खासियत है रासायनिक अभिक्रिया का कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन भी होती है। यानी चेंज इन कलर। जैसे हम लोग जानते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस जब डाला जाता है तो वो बैगनी रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी पोटासियम परमैंगनेट इसका अपना कलर होता है बैगनी रंग, लेकिन जब इसमें नींबू का रस को डालते हैं तब ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद अपने रंग को बदल देते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि इसका जो बैगनी रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। बैगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है।
इसी प्रकार से जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर नारंगी होता है, यानी ऑरेंज कलर का होता है। जब इससे होकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो ये नारंगी रंग जो है हरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से चौथा खासियत है रासायनिक अभिक्रिया का ताप में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर। यानी जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसमें ताप परिवर्तित होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कली चूना, कली चूना या इसी को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, और इसका फॉर्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो खास करके दशहरा और दीपावली के समय में हम लोग अपने घर के दीवार का पुताई करते हैं, यानी रंगाई करते हैं। तो बाजार से लाते हैं बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कली चूना भी कहा जाता है। और इसको ला करके हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह का टीन रहता है या कंटर या कोई भी और भी बर्तन, उसमें चूना को डाल करके जब उसमें पानी थोड़ा सा डाला जाता है, जैसे ही उसमें पानी डाला जाता है यानी H2O, तो उससे जो है ये भाप टाइप का निकलने लगता है और पूरा खौलने लगता है। जबकि हम इसको किसी ज्वाला यानी किसी ताप पर हम देते नहीं, फिर भी आखिर इतना जो है खौलने कैसे लगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही जल के संपर्क में आती है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पर्याप्त मात्रा में इससे ऊष्मा निकलता है यानी हीट। ठीक है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसके बारे में और भी आगे विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन अभी हमें बताना है ताप में परिवर्तन। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ताप परिवर्तित हुई है। इसी तरह से जब एक परखनली में इस तरह का टेस्ट ट्यूब है, तो जब एक परखनली में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेकर के यानी NH4Cl, इसी को नौसादर भी कहा जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड को लेकर के उसमें थोड़ा सा बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब डाला जाता है, इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब इसमें डाला जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड बनता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम क्लोराइड बनता है और अमोनिया बनता है और साथ में जल भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है कि पहले के तुलना में अब जो ताप है वो ताप घट जाता है। यानी कहने का मतलब इस अभिक्रिया में ताप घट गया। अर्थात कहने का मतलब जब हम कली चूना को जल के संपर्क में लाए तो उसमें वो चूना जो है पूरा खौलने लगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, भुजा हुआ चूना बना और साथ में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकला। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या हुआ,
उष्मा जो है निकला नहीं, उष्मा और ये ले ही लिया। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर जो है ताप और घट गया, इसमें उष्मा जो है ग्रहण किया गया। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलता है यानी उष्मा की उत्पत्ति होती है तो उसको कहा जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब किसी अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण किया जाता है यानी ताप जब उसका घट जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर उष्माशोषी अभिक्रिया हुआ है। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा बढ़ गया अर्थात उष्मा जिसमें निकलता है। एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी, जिसमें उष्मा जो है प्राप्त किया गया। तो जब देखा जाता है कि एक परखनली में लेकर के यानी एक परखनली में नौसादर और बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया तो देखा गया कि दो नए पदार्थ तो बना ही, लेकिन जब उस परखनली को छुआ गया तो वो ठंडक यानी महसूस हुआ, यानी ताप जो है पहले की तुलना में घट गया। ठंडक क्यों महसूस हुआ? क्योंकि ताप जो है पहले की तुलना में घट गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस जगह पर उष्मा का जो है ग्रहण किया गया, अर्थात कहने का मतलब ताप में परिवर्तन हुई। इसी प्रकार से पांचवा है रासायनिक अभिक्रिया का खासियत कि इसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब हुआ कि ठोस से द्रव या गैस, ठोस से द्रव या द्रव से गैस या गैस से ठोस इत्यादि। तो अभी अवस्था में परिवर्तन का मतलब हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कि मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम क्या होता है, द्रव के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो जब मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये ठोस मोम है ये गल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है और साथ ही साथ मोम वाष्पित भी होता है, यानी गैस के रूप में भी बदल जाता है। ठीक है, तो मोमबत्ती का मोम जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में परिवर्तित हो जाता है, यानी मोमबत्ती का जो ये मोम है, तो मोम जो है जल करके द्रव तथा गैस के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो द्रव के रूप में अर्थात कहने का मतलब मोम पिघल जाता है, और गैस के रूप में अर्थात कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये बदल जाता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हर क्षण होते रहती है। ठीक है, और हर क्षण जब अभिक्रियाएं होती है तो कहीं पर ताप में परिवर्तन होती है, कहीं पर अवस्था में परिवर्तन होती है, कहीं पर रंग में परिवर्तन होती है, ठीक है, कहीं पर गंध में परिवर्तन होती है। इस प्रकार से छठा जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का जो खासियत है वो है गंध में परिवर्तन। चेंज इन स्मेल। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे विशेष प्रकार का गंध निकलता है, यानी गंध की उत्पत्ति होती है। जैसा कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ जब हम डाल करके उसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल का जब उसमें डाला जाता है तो तब ये एथिल एथेनोएट बनता है और इससे मीठी गंध उत्पन्न होती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एथेनॉल
और एथेनोइक अम्ल के मिश्रण में कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल का डाला जाता है, इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। तब देखा जाता है कि एक पदार्थ एथिल एथेनोएट तो बनता ही है, इसके साथ साथ मीठी गंध उसके निकलती है, मीठी गंध। यानी जैसे फल वगैरह सब जब पकता है तो उसके पास देखते होंगे कि बड़ा अच्छा सा जो है गंध निकलता है पके हुए फल से। ठीक है, वो पके हुए फल से गंध इसलिए निकलता है, वो गंध जो है एस्टर का गंध है, यानी एथिल एथेनोएट का गंध है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गंध में परिवर्तन हुआ, क्योंकि इथाइल और एथेनोइक अम्ल ये दो अलग चीज है। जब इसके मिश्रण में यानी इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के मिश्रण में कुछ बूंद H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, डाला जाता है तो एक पदार्थ बनता है इथाइल या एथिल एथेनोएट, और इसके साथ साथ उससे मीठी गंध भी निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में गंध में परिवर्तन हुई है। इस प्रकार से जब आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताओं को लिखें, तो सबसे पहले आप लिखेंगे गैस की उत्पत्ति, दूसरा लिखेंगे अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा गंध में परिवर्तन, पांचवा अवस्था में परिवर्तन, छठा ताप में परिवर्तन। ये तमाम जो है रासायनिक अभिक्रियाएं के रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है। आशा करते हैं कि यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। अब इसके बाद नए वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।